नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट को साझा करते हुए 7 से 9 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में आयोजित बस्तर पंडुम उत्सव की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उत्सव में बस्तर की समृद्धि संस्कृति का भव्य रूप देखने को मिला और इससे जुड़ी सभी लोगों को उन्होंने हार्दिक बधाइयां भी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहीं बजट सत्र के दौरान जारी गतिरोध को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़कर अनुरोध किया है कि बजट पर चर्चा शुरू होने दी जाए, क्योंकि ये देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है। उनके मुताबिक सरकार चाहती है कि संसद सुचारू रूप से चले और बजट के प्रावधानों पर विस्तृत बहस हो, लेकिन कांग्रेस चर्चा शुरू नहीं करना चाहती। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सांसद हर दिन सदन की कार्यवाही के दौरान वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं, जिससे संसद की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने में तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरिमा बहुत गिरा चुका है, और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में बयान में कुछ नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे गांव के जमींदार हों। गिरिराज सिंह ने स्पष्ट किया कि जमींदारों की तरह किसी को यह अधिकार नहीं कि वे प्रधानमंत्री या सरकार के निर्णयों का विरोध करें। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम जनता के बेटे हैं और साथ ही उन्हें जनता ने चुना है, इसलिए किसी को उनके खिलाफ व्यक्तिगत विरोध करने का अधिकार नहीं है। गिरिराज सिंह ने इस बयान में ये संदेश भी आपको बता दें निहित है कि सरकार के निर्णय और नीतियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होती है और उनका विरोध केवल वैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों से ही होना चाहिए। देखिए, वो एक्ट ऐसा कर रहे हैं जैसे गांव में कोई जमींदार हो कि जमींदार साहब ने कह दिया तो मेरी बात होनी चाहिए। अरे भाई, आप जमींदार नहीं हो। ये देश के वोट के कोख से पैदा होता है प्रधानमंत्री। गरीब का बेटा मोदी जी हैं, इसका मतलब नहीं है जनता ने उन्हें वो बनाया है। और आपको बर्दाश्त नहीं होता है कि चाय वाले के बेटा है, पिछड़ों के बेटा है। लड़ाई यहां है। मैं नेहरू खानदान, मैं नहीं। ये एक आपने नीच कहा, क्या नहीं गालियां दी। लड़ाई यहां है, मानसिकता ये है। जिद किस बात का? और संसदीय काम कर रहे हो, जो किताब पब्लिश नहीं हुआ वो कह रहे हो कि मैं बोलूंगा ही। तो वहीं पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की और अनपब्लिश किताब के कथित सर्कुलेशन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू करते हुए एफआईआर दर्ज की है और अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि या तो पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे सच नहीं बोल रहे हैं या फिर प्रकाशन पेंगुइन है। वहीं आपको बता दें, और साथ ही उन्होंने राहुल गांधी ने भी इस दौरान कहा कि जनरल नरवणे के सोशल मीडिया पोस्ट में किताब के लिंक
को फॉलो करने और किताब खरीदने की बात कही गई है, जबकि प्रकाशन पेंगुलिन और साथ ही दावा भी किया कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। मैं भी आपसे एक वायदा करना चाहता हूं, पर्सनल वायदा है, राहुल गांधी का वायदा है। पहले यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, दुनिया से इधर लोग आते थे, चाइना से आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, वियतनाम से आते थे, थाईलैंड से आते थे, इंग्लैंड से आते थे, जर्मनी से आते थे। क्यों आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे। बिहार आते थे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आते थे। आज बिहार में जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसके लिए पेपर लीक है, उसे परे कर दिया जाता है, और झूठे लोगों को, जिनके रिश्तेदारी है, जिनके लोगों को बीजेपी के लोगों से जानकारी है, उनको एग्जाम का पेपर दिया जाता है। मेरा वायदा है कि जैसे ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप लिख के रख लो, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में खोलेगी। उस यूनिवर्सिटी में दूर दूर से लोग आएंगे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो वहीं संसद भवन परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यालय में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की। इस बैठक में गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे और संसद के मौजूदा सत्र के दौरान विपक्ष की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों, सरकार को घेरने की रणनीति और दोनों सदनों में समन्वय को मजबूत करने पर खास फोकस किया गया। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के भीतर संयुक्त रूप से अपनी आवाज मजबूत करने और प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा रुख अपनाने को लेकर विचार विमर्श किया। आने वाले दिनों में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष किस तरह सरकार को घेरने की रणनीति अपनाएगा, इस बैठक को उसी दिशा में अहम माना जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में है। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे। विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी कि इसी बीच बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन सदन पहुंच गए। उनके आते ही सभी विधायकों ने भारत माता की और जय श्री राम के जयकारे लगाए। वहीं सभी नेताओं ने उन्हें बधाइयां भी दी। इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि नितिन नवीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सदन में आए हैं। मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए सभी सदस्यों के लिए ये अपने आप में एक ऐसा नेतृत्व है जिससे हम सबको प्रेरणा लेने की हमेशा जरूरत रहेगी। ये सदन मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद मैं भी सदन का सदस्य बना, और मैं एक बात कई अवसरों पर कहता हूं अध्यक्ष जी, मैं भी नहीं जानता था जब राजनीति में नहीं आया था कि एक व्यक्ति समाज में कितना बड़ा स्थान पा लेता है राजनीति में आने के बाद। जो भाव से जनता उसको देखती है, मैंने अपने पिताजी के जीवन को उसमें देखा कि लोग मेरे हाथों को पकड़ के मिलते थे, रोने लगते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी हैं, सामने वाला व्यक्ति क्यों इतना भावनात्मक हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि उसकी भावना किस प्रकार से जुड़ी है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने पिछले 20 वर्षों में हमेशा ये ध्यान रखा कि मेरे पिताजी की छवि के हिसाब से मैं हमेशा अपने आप को आगे लेके चलूं। और मुझे लगता है कि हमारे आज के सभी जनप्रतिनिधियों को ये बहुत आवश्यकता है हम सबके लिए कि हम जनता के साथ किस प्रकार से उस लगाव के साथ जुड़े, उस भावना के साथ जुड़े, ताकि जब हम नहीं भी रहे, हम जब हमारे काम की बातें हों उस समय भी हमारे प्रति उनकी वही भावना रहे। तो नहीं
हमारी राजनीति में एक सही रूप से सफलता तब मिलेगी जब हमारे नहीं रहने पर भी लोग उस रूप से हमें याद करेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी के विधायक आज महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मुद्दे पर बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर नहीं दिख रही है और हालिया घटनाओं ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए जरूरी कदम समय पर नहीं उठाए जा रहे। विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के से सख्त कार्यवाही की मांग भी की। उनका कहना था कि केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में श्याम बिहारी लाल और विजय कुमार गौड़ के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। सदन के सदस्यों ने भी दिवंगत नेताओं के प्रति शोक व्यक्त किया और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। अत्यंत दुख के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी का दिनांक 2 जनवरी 2026 को लगभग 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 2017 में, तत्पश्चात वर्ष 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र फरीदपुर, जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का व्यक्तित्व एक मिलनसार, शिक्षित और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में था, जो समाज के सभी तबकों के लिए, विशेषकर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के कल्याण के लिए वे निरंतर समर्पित रहे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक बुनियादी विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एक सकारात्मक योगदान दिया था। राजनीति के साथ साथ प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का शिक्षा जगत से भी विशेष जुड़ाव था। वे एक कुशल शिक्षक होने के साथ साथ इतिहास संकलन समिति बरेली के अध्यक्ष व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कार्य समिति के भी सदस्य रहे। जब शिक्षा जगत से जुड़े इस प्रकार के विद्वान शिक्षाविद विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं तो अपने अनुभव, अपनी विशेषज्ञता से भावी पीढ़ी के निर्माण में सामाजिक चेतना का विकास करने के साथ साथ लोकतांत्रिक परंपराओं को भी और अधिक सुदृढ़ करते हैं। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी को भी अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। तो वहीं कानपुर में हाल ही में हुई लैम्बोर्गिनी दुर्घटना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को न्याय दिलाने में भेदभाव करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की बात कही है। उनका कहना था कि बीजेपी की आदत है कि वे न्याय देने में पक्षपात करती है और आम जनता को समान न्याय नहीं मिलता। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि इस तरह के मामलों से न्यायपालिका और प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए ताकि कोई भी घटना राजनीतिक दबाव या निजी प्रभाव के कारण अनदेखी ना हो।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकल महिला स्वरोजगार योजना और औपचारिक शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य राज्य की उन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है जो किसी भी कारण अकेले जीवन यापन कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के पहले चरण में 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 75% सब्सिडी भी दी जाएगी। इसका मतलब है कि महिला उद्यमियों को केवल 25% राशि निवेश करनी होगी, जबकि बाकी का बकाया राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। धामी ने कहा कि ये योजना महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार इस योजना को निरंतर बढ़ावा देगी और समय समय पर और अधिक महिलाओं को इसका लाभ पहुंचाने के प्रयास करेगी। उन सभी के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनके लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना की आज हमने शुरुआत की है और इस योजना के माध्यम से हम पहले चरण में 2 लाख रुपए तक का उनको सहायता राशि दे रहे हैं, जिसमें से 75% सब्सिडी है और इससे हमारी उन सभी महिलाओं को जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या किसी भी कारण से अकेले जीवन जी रही हैं, तो उन सभी को अपना रोजगार करने का, सशक्तिकरण का, सशक्त होने का, आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। हम इस योजना को आगे भी बढ़ाएंगे और इस योजना के परिणामों के बाद इसको और विस्तारित भी करेंगे। कुंभ मेला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए सभी तैयारियां हमारी समय से हों, सभी प्रकार के जो समन्वय करने हैं सब हों, लगातार मॉनिटरिंग हो। चीफ सेक्रेटरी लगातार उसको यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे, मेला अधिकारी, अन्य अधिकारीगण सब मिलकर, और मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग करूंगा सभी से। और इसी प्रकार 4 धाम यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है, तो उसके लिए भी हमने सभी तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी हैं। सभी हमारे स्टेक होल्डर्स जितने भी 4 धाम तीर्थ से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, होटल वाले हैं, अन्य लोग हैं, सभी के सुझाव लेकर हम इस बार और अच्छा हमारा 4 धाम हो और अच्छा लोगों के लिए सुविधा हो, एक अच्छा अनुभव सबके लिए कर रहे हैं। सर, एक जन-जन जो आगे बढ़ रहा है, देखिए जन-जन की सरकार और जन-जन के द्वारा, यानी एक ऐसा कार्यक्रम है जो जनता के लिए बनाया गया कार्यक्रम है, जनता को उसकी सुविधा मिले उसके लिए कार्यक्रम बनाया गया है, उसको लागू किया गया है और हमारे सभी प्रशासनिक विभाग मौके पर जाकर शिविरों के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने मुख्यालय में आने में, राजधानी आने में, जिला मुख्यालयों में जाने में, दफ्तरों में सरकारी में बहुत समय लग जाता था, उनके घर के पास जाकर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। जो प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जो लाभार्थी योजना उनको मिलनी है उन योजना का लाभ भी दिलवाने का काम कर रहे हैं। विकास के जो कार्य रुके हुए हैं जिनमें समन्वय करना है उन सभी को भी कर रहे हैं और ये योजना बहुत लोगों के द्वारा सराही जा रही है और मैं समझता हूँ 5 लाख से भी अधिक आवेदन अभी तक इन योजनाओं, इन शिविरों के माध्यम से प्राप्त हो गए। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खिलाड़ी का साहस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका कहना है कि जब हौसले बुलंद हो तो कोई भी कमी सफलता की राह नहीं रोक सकती। हमारी सरकार का संकल्प है कि हर प्रतिभा को मंच और हर सपने को उड़ान मिले। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रदेश में विशेष खेल सुविधाएं और अलग स्टेडियम विकसित किए जाएंगे ताकि उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि ये प्रतियोगिता केवल खेल आयोजन नहीं बल्कि आत्मविश्वास, संकल्प, साहस और सम्मान अवसरों का उत्सव है। वहीं दृष्टिबाधित खिलाड़ी अपनी मेहनत और आत्मबल से ये सिद्ध कर रहे हैं कि सफलता के लिए दृष्टि नहीं बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। साथियों, यहाँ जब कोई बच्चा किसी ब्लाइंड खिलाड़ी को मैदान में शानदार प्रदर्शन करते देखता है तो उसके मन में यह विश्वास उठेगा कि कोई भी सपना असंभव नहीं है, वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। ये प्रेरणा आपसे मिलेगी। साथियों, मैं नागेश ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताएं और समाज में समान अवसर और सम्मान की भावना को ये मजबूत भी करती है।
साथियों, यह आयोजन हमें याद दिलाता है कि खेल केवल जीत हार का माध्यम ये नहीं है। खेल चरित्र निर्माण, आत्म अनुशासन और ये सामाजिक एकता का एक सशक्त माध्यम भी है। साथियों, आज जब आप खेल के मैदान में उतरेंगे तो आप केवल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप समाज की सोच को बदलने का भी आप काम करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को ये साकार भी कर रही है। मुझे खुशी है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर मिलकर के नई नई योजनाओं और अवसरों को प्रदान कर रही हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर प्रतिभा को मंच मिले और सपने को उड़ान मिले और हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। ये हमारी सरकार का ध्येय है। साथियों, इसी लक्ष्य के अनुरूप हम हरियाणा में भी दिव्यांगजनों के कल्याण और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हम काम कर रहे हैं। साथियों, हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए और प्रशिक्षण सुविधाओं, आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसरों को लगातार हमारी सरकार मजबूत कर रही है। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने प्रदेश की नई उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अजीत पवार के निधन के 4 दिन बाद 31 जनवरी को सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले सुनेत्रा पवार मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो दादर स्थित चैत्य भूमि गई और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़े बेटे पार्थ पवार भी मौजूद थे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री को डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ोतरी को लेकर सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि ये समझना जरूरी है कि भारत में एसटीटी कब और किस मकसद से लागू किया गया था। वहीं सांसद राघव चड्ढा के अनुसार एसटीटी को उस समय पेश किया गया था जब इक्विटी पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर दर की 0 थी। वहीं आपको बता दें, इसका मकसद ये था कि प्रतिभूति लेन देन पर कर के रूप में सुरक्षा लेन देन कर एक विकल्प के रूप में काम करे। राघव चड्ढा ने यह भी संकेत दिया कि एसटीटी में बढ़ोतरी के फैसले का प्रभाव डेरिवेटिव ट्रेडिंग और निवेशकों पर पड़ेगा, इसलिए नीति बनाते समय इसके आर्थिक परिणामों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। नमस्कार साथियों, आज दिल्ली में वोटिंग का दिन है। उम्मीद करता हूं कि या तो आप वोट डालकर आ गए होंगे या मतदान केंद्र जाकर वोट डालने की पूरी तैयारी कर रहे होंगे। आपसे बस यही अनुरोध करना चाहता हूं कि भारी से भारी तादाद में अपने घरों से निकलकर परिवार वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और एक अच्छे भविष्य के लिए अच्छी स्कूली शिक्षा, बढ़िया अस्पताल, बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। गर्मी बहुत है, दिल्ली में तो खास करके बहुत गर्मी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप गर्मी के चक्कर में इस 5 साल में एक बार मिलने वाले सुनहरे अवसर को, वोट डालने के अधिकार को पीछे नहीं छोड़ेंगे, उसे भूलेंगे नहीं, उसे त्यागेंगे नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर वोट डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना वोट 1 जून को पंजाब में डालूंगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।